प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम भीष्म साहनीकृत चीफ की दावत कहानी पर चर्चा करेंगे। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं श्यामलाल, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, उनकी पत्नी, उनकी बूढ़ी माँ और अमेरिकन चीफ जो इनका बॉस है। इस कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी ने परिवार में बुजुर्गों के स्थान को लेकर वर्तमान समय में जो परिस्थिति बनी है उसे दर्शाया है कि वर्तमान समय अर्थात यह कहानी जो है 1970-80 के दशक में लिखी गई थी। शहरों की ओर ग्रामीण आबादी का पलायन और शहरों में आकर जो नए बसे हैं, किसी कंपनी में बाबू या क्लर्क का काम कर रहे हैं, उनके घरों में उनके जो बुज़ुर्ग माँ बाप है उनकी जो स्थिति है यहाँ इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानीकार के अनुसार दृष्टिकोण अब जो है पूरी तरह से या पूर्णतया उपयोगितावादी है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण के चलते जो माँ बूढ़ी हो चुकी है वह अब शायद बच्चे के लिए जो वर्तमान समय की सोच है उपयोगी नहीं है, इसलिए वह माँ भी पुराना कबाड़ या बोझ की तरह लगती है। ऐसे भावों को जो है इस कहानी में बहुत ही सशक्त ढंग से उठाया गया है। साथ ही शहरों में आकर अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को तो हमने छोड़ा ही है, साथ ही खान पान को लेकर भी जो है हमने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। जो गाँव में कभी शाकाहारी हुआ करते थे, शहरों में आकर अब जो है वह मांसाहार खाने लगे हैं। शराब पीना, सिगरेट पीना फैशन के नाम पर बहुतायत से अपनाया जाने लगा है। तो कहानी की शुरुआत इस तरह होती है। देखिए, आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया, अर्थात शराब का। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? यहाँ पर बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से जो है बात को रखा गया है कि श्यामनाथ जो है, जो बेकार का सामान है, फालतू का सामान है, उसे छिपा रहे हैं। इसी क्रम में कहानीकार जो है माँ की समस्या को भी लेकर आते हैं, अर्थात परोक्ष रूप से वे बता देते हैं कि आज की पीढ़ी के लिए माँ बाप जो है फालतू के सामान से बढ़कर नहीं है। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपटा लें।
यह सुझाव जो है दोनों को कारगर लगा, लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या थी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो क्या होगा? साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। आगे देखिए, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। शामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूँ ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। उनकी पत्नी कहती, वाह, तुम माँ और बेटों की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। अर्थात माँ जो इनके दूसरे भाई के पास जा रही थी, इनकी पत्नी जो है अपने अच्छाई दिखाने के लिए जो है उन्हें रुकने के लिए कहती है, और माँ रुक जाती है। इस पर शामनाथ उन्हें कोस रहे हैं। और इधर देखिए, सुबह से तैयारी देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधि से चल जाए। अर्थात माँ चाहती है कि सारा काम जो है अच्छे से हो जाए। अब बेटा कहता है, माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। अर्थात उन मेहमानों को माँ दिखनी भी नहीं चाहिए। और माँ अबाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, माँ आज जल्दी से नहीं सो जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जे सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा? मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर शामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगा। यह झुंझलाहट पुरानी पीढ़ी के अस्तित्व को लेकर है कि उसका स्थान अब जो है अपने परिवार में नहीं है। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए, आओ माँ इस पर ज़रा बैठो। तो माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। यह भी जो है परिवार के बड़े लोगों के अस्तित्व पर जो है प्रहार है। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। शामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहीं लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज़ की हो। शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आँखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप
पाए थे, पहले से कुछ कम ही कुरूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। इस पर जो है वह माँ को डांट देता है। तो माँ कहती है, मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। तो एक पीढ़ी जो अपने बच्चों के करियर के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अपना सब कुछ जो है स्वाहा कर देती है और उसे अपने बच्चों के सामने इस तरह जीना पड़े, बहुत ही बड़ी विडंबना है। फिर बेटा और अपनी हिदायतें जारी रखते हुए, अपने सुझाव जारी रखते हुए कहता है, माँ रोज़ की तरह तुम गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। ये सब देखकर माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़ी विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वह बैठी रही। अब इसके बाद में शाम हो जाती है, कार्यक्रम चालू होता है, सभी लोग आ जाते हैं और शराब पिलाई जाती है। कहानीकार स्वयं लिखते हैं, एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। लेकिन श्यामनाथ को जो डर सता रहा था वही हुआ। देखिए, जो दृश्य उन्होंने देखा, उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे दिख रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में ढकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही अफसरों की कुछ स्त्रियाँ हंस दी और इतने में चीफ ने कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। अब जो है चीफ जो है माँ से वार्तालाप करता है। वह उन्हें नमस्ते कहता है। माँ ने झिझकते हुए, अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ पिलाने के लिए माँ से आगे किया। माँ और घबरा उठी। इसके बाद में माँ से जो है वह अंग्रेजी में कुछ पूछता है और माँ को देखकर जो है उनके जो मित्र है श्यामनाथ के और उनकी पत्नियाँ हंसती है। श्यामनाथ बताता है कि माँ जो है अब तक गांव में रही और इसीलिए जो है लजाती है, शर्माती है। तो साहब इस पर और ज़्यादा खुश हो गए और बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ की ओर टकटकी बांधे देखने लगे। इसके बाद जो है चीफ के कहने पर और बेटे द्वारा आदेशात्मक स्वर में कहने पर माँ जो है अपने गांव का एक लोक गीत गाती है। यहाँ पर देखिए, इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज से में कहा, माँ इसके बाद हाँ या ना
सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरसती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माएँ हरियाणी बहनें हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। तालियां थमने पर सास बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? इस पर श्यामनाथ कहता है कि वहाँ पर बहुत दस्तकारी होती है और मैं आपको जो है भेंट करूँगा लाकर। साहब कहते हैं नहीं नहीं, कि मुझे जो है दुकानों की चीज़ें नहीं, पंजाबियों के घरों में जो बनता है, जो औरतें खुद बनाती है, वह मुझे चाहिए। और वे बताते हैं लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारियां बनाती है। साहब पूछते हैं फुलकारी क्या है? इस पर श्यामनाथ बताने की असफल चेष्टा करता है कि फुलकारी क्या है, लेकिन वह जानता है कि उसकी माँ जो है फुलकारी बना सकती है और वह चीफ से वादा कर देता है कि वह जो है माँ से फुलकारी बनवा कर जो है गिफ्ट देंगे। अब कहानी अपने चरम की ओर चलती है। सभी लोग चले गए। सभी लोग जाने के बाद में जो है श्यामनाथ अपनी माँ के पास आकर, माँ दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और अपनी माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रहे हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल, पेशानी पर, ललाट पर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाह में जो वे माँ को सिमेटे हुए थे उन्हें दूर कर बोले, क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा तथा बोले, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खाना पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लो कि तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनवाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखते नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुँह खिलने लगा। आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूँ ही नहीं हो जाएगी, साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले क्या थोड़े हैं। तो मैं बना दूँगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूँगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। यह इस कहानी का चरम है, क्लाइमेक्स है कि माँ जो बूढ़ी है
ठीक से देख भी नहीं पाती, अपने बेटे की तरक्की की बात जानते ही उसमें उत्साह का भाव भर जाता है और वह अपने बेटे को वचन दे देती है कि मैं जो है तुम्हारे लिए फुलकारी बनाऊंगी, और बेटा भी खुश होकर चला जाता है। जो माँ बेटे के लिए एक पुराने कबाड़, पुराने सामान से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब फुलकारी की बात आती है, उसके जो चीफ है, जो उसके बड़े साहब है, फुलकारी की बात करते हैं, अचानक माँ जो है उसके लिए फिर से उपयोगी सिद्ध हो जाती है और वह अपनी माँ को बाहों में भरकर फुलकारी बनाने के लिए मना लेता है। तो यहाँ इस कहानी में शहरों की ओर पलायन कर अपने बुज़ुर्गों को, अपने माता पिता को बोझ मानने वाली पीढ़ी की सोच को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। और गाँव में बिल्कुल सरल शाकाहार का जीवन जीने वाले, शाकाहारी भोजन करने वाले, शहरों में आकर मांसाहारी और शराब पीने वाले किस तरह से लोग बन रहे हैं, उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है। पुरानी पीढ़ी के अस्तित्व के प्रश्न को इस कहानी में बहुत ही सशक्त ढंग से उठाया गया है और इस तरह के साहित्य के सृजन के लिए हम कहानीकार भीष्म साहनी को साधुवाद देते हैं और आज की कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।